मेरे दोस्त ने मुझे पूरे 1 लाख रुपए का लालच दिया कि उसकी जगह जाकर बस एक बार सांची शादी के लिए मुलाकात कराऊं। उसने कहा था कि बस जाकर उसे रिजेक्ट कर देना ताकि उसके घर वाले मान जाएं। मैं पूरे जोश में रेस्टोरेंट पहुंचा। सामने एक बहुत ही रईस और दबंग महिला बैठी थी। मैंने कुर्सी खींचते हुए अपना कॉलर ठीक किया और बड़े स्टाइल से बोला, देखो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। कोशिश करो कि मैं तुम्हें पसंद कर लूं, वरना ट्विस्ट। मुझे लगा था कि वो गुस्सा होकर वहां से चली जाएगी, लेकिन उसने मेरी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे काफी दिलचस्प लगे। चलो अभी कोर्ट चलते हैं और शादी कर लेते हैं। मैं तो वहीं सन्न रह गया। कुछ देर बाद जब मेरे हाथ में शादी का सर्टिफिकेट था तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। धमाका। तभी मेरे दोस्त का फोन आया। अरे भाई, तूने लड़की को कल से धोखा क्यों दिया? तू वहां गया ही नहीं? मैंने बगल में बैठी अपनी नई नवेली पत्नी की तरफ देखा और फोन पर चिल्लाया, भाई तू कौन से रूम की बात कर रहा है? उसने कहा, रूम नंबर 6। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो रूम नंबर 9 में था। फ्लैशबैक। दरअसल हुआ यह था कि मेरे रूममेट को उसके घरवाले शादी के लिए मजबूर कर रहे थे। उसने मुझसे विनती की थी कि भाई बस जाकर इस मुलाकात को खराब कर देना। मैं तो वहां जाना भी नहीं चाहता था। मैंने सोचा था कि मैं तो ईफू मददगार बनकर उसकी मदद कर दूंगा, लेकिन मैंने तो उसकी होने वाली पत्नी से ही शादी कर ली। 2 घंटे पहले जब मैं रेस्टोरेंट पहुंचा था और रिसेप्शन पर पूछा था कि क्या यहां कोई मीटिंग है, तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी सर, 6 नंबर रूम। और आज मैं उस मुसीबत में फंस गया हूं जिसे मैं बस खराब करने गया था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ और तड़का लगाऊं या ये परफेक्ट है? वेटर मुझे सीधे अंदर ले गया। कमरे के अंदर कदम रखते ही एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली महिला सामने बैठी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने मुझे गौर से देखा। मैंने भी बिना डरे सामने वाली कुर्सी खींची और आराम से पैर फैलाकर बैठ गया। मेरा प्लान एकदम पक्का था। ऐसी दबंग और सफल महिला को सबसे ज्यादा नफरत होती है अगर कोई मर्द उसे नीचा दिखाए या उस पर हुक्म चलाए। और अगर ऊपर से मैं ये कह दूं कि वो मेरी मां की सुनेगी तो खेल खत्म। मैंने कुर्सी पर बैठते ही बड़े रिलैक्स अंदाज में पूछा, क्या हुआ? किसी फैन की तरह देख रही हो या मुझे अपना चाहने वाला समझ बैठी हो? उसने हैरानी से पूछा, तुम? क्या तुम वही हो जिससे मेरी मुलाकात तय है? मैंने बात काटते हुए अपनी पूरी एक्टिंग शुरू कर दी। हाँ, वही हूं। और देखो, यहां साफ सुथरी बात करते हैं। हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें घर पर ही रहना होगा और बच्चों को संभालना होगा। इतना ही नहीं, घर के हर छोटे बड़े फैसले मेरी मां ही लेंगी। जैसा वो कहेंगी वैसा ही होगा। समझी? कोई दिक्कत? मैंने मन ही मन सोचा, वाह, क्या गजब का ड्रामा किया है। अब तो ये पक्का भड़क जाएगी और चिल्ला पड़ेगी। मुझे लगा कि बस अब धमाका होने ही वाला है। मैंने सोचा था कि वो गुस्से से आग बबूला हो जाएगी, लेकिन वो तो उल्टा मुस्कुराने लगी। उसने बड़े शांत भाव से कहा, आज तक किसी मर्द ने मेरे सामने आकर इतनी बकवास नहीं की थी। सच कहूं तो ये अनुभव काफी नया और मजेदार है। तुम मेरे सामने इतनी देर से बैठे हो, क्या सच में मुझे पहचान नहीं पा रहे? मैंने चिढ़कर कहा, कैसा पहचानना और कैसा क्या? हम यहां शादी की बात करने आए हैं। इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट मत बनिए मिस वांग। मुझे पता है सामने वाला इंसान जियांग परिवार से है। मैंने मन में सोचा, भाई ये तो उल्टी पड़ गई। इसे तो बुरा लगना चाहिए था। ये मेरी तारीफ क्यों कर रही है? वो फिर बोली, तुम्हारी बातें काफी मजेदार हैं। तुम खुद को बुरा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ये देखकर अच्छा लगा। वैसे मेरा समय बहुत कीमती है, पर मुझे लगता है कि तुम काफी सही इंसान हो। मैं तो चौंक गया। क्या कहा? तुमने क्या कहा? मुझे लगा शायद मुझे सुनाई कम दे रहा है। उसने अपनी बात दोहराई, तुमने कहा था ना कि तुम शादी के लिए आए हो, तो लो, मैं तैयार हूं। अभी इसी वक्त हम शादी कर सकते हैं। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। क्या आज की लड़कियों का टेस्ट इतना खराब हो गया है? जो बंदा खुद को इतना घटिया बता रहा है उसी को ये पसंद कर रही है? ये तो पूरी तरह से उल्टा खेल हो गया। क्या हो रहा है ये? मुझे लगा था कि वो पागल हो गई है, लेकिन असली बात तो अब समझ आई। वो मिस वॉन्ग नहीं बल्कि कोई और थी। तभी मेरे फोन पर दोस्त का मैसेज आया, अरे भाई, तू कहां फंस गया? लड़की इंतजार करते करते पक गई है। मैंने घबराते हुए फोन चेक किया तो होश उड़ गए। मैंने रूम नंबर 6 की जगह रूम नंबर 9 का एड्रेस डाल दिया था। मैंने माथा पीटा, भाई ये कोई मजाक है क्या? मैसेज तो ढंग से भेज लेता। अब बताओ मैं क्या करूं? सच्चाई सामने थी। गलत कमरे में घुसना उतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बेइज्जती ये थी कि मैंने वहां बैठकर कितनी अजीबोगरीब बातें की थीं। मैंने शर्मिंदा होते हुए उस महिला से कहा, सॉरी मैम, वो असल में बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उसने बड़े सुकून से जवाब दिया, कोई बात नहीं, कभी कभी गलतफहमियां भी एक नए और दिलचस्प सफर की शुरुआत होती हैं। मैंने डरते डरते उनकी तरफ देखा और बिना उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं बस किसी तरह वहां से निकलना चाहता था। बाहर आकर मैंने खुद को संभाला, गहरी सांस ली
और फिर रूम नंबर 9 का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर एक और काफ़ी सुंदर महिला बैठी थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, नमस्ते, क्या आप मिस शेन हैं? मैं शादी के लिए आपसे मिलने आया हूँ। उधर वो महिला जिसे मैं अभी छोड़कर आया था, यानी ज़ियांग वांटिंग, वो अभी भी उस पूरे वाक़ये को याद करके मुस्कुरा रही थी। वो उसके लिए काफ़ी मज़ेदार पल था, लेकिन फिर अचानक उसे अपनी माँ की उदास और चिंतित नज़रें याद आ गईं, जो लंबे समय से उसकी शादी के लिए परेशान थीं। अब कहानी में कुछ तो बड़ा होने वाला था। ज़ियांग वांटिंग की यादों में उसकी माँ की बातें गूंज रही थीं। उसकी माँ ने बड़े प्यार से कहा था, बेटा, हमारे पास इतना है कि तुम पूरी जिंदगी आराम से जी सकती हो। अगर तुम्हें एक्टिंग में करियर बनाना है तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन अब तुम्हारी उम्र 26 साल हो गई है, थोड़ा अपने भविष्य के बारे में भी सोचो। वांटिंग ने माँ को भरोसा दिलाया था, माँ, आप चिंता मत करो, मैं देख रही हूँ, जैसे ही कोई सही लड़का मिलेगा मैं बात आगे बढ़ा लूंगी। उसकी माँ ने राहत की सांस लेते हुए कहा था, ठीक है, अगर कोई पसंद आए तो देरी मत करना। आज के ज़माने में अच्छे लड़कों के लिए बहुत भीड़ है। जैसे ही रिश्ता पक्का हो मुझे ज़रूर मिलवाना। उन पुरानी यादों से बाहर आते ही ज़ियांग वांटिंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि आज वो लड़का जो अभी अभी उसे अजीब बातें बोलकर गया था, वो अब तक मिले बाकी सभी लड़कों से बिल्कुल अलग था। उसके साथ बिताए वो कुछ मिनट उसे काफ़ी सहज और सुकून देने वाले लगे। उसने सोचा, शायद ये लड़का वो हो सकता है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकूं। क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए। उसने तुरंत वेटर को बुलाया और पूछा, सुनिए, वो लड़का जो अभी मेरे कमरे से निकला है वो किस कमरे में गया है? इधर 9 नंबर कमरे में। मैं पूरी तरह से तैयार होकर बैठा था कि कैसे इस दूसरी वाली लड़की से बात शुरू करूं। मुझे क्या पता था कि जिस मुसीबत से मैं अभी पीछा छुड़ाकर आया था वो फिर से मेरे पीछे आ रही है। मैं 9 नंबर कमरे में बैठा खुद को समझा ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने कुछ कहता उससे पहले ही ज़ियांग वांटिंग अंदर आ गई। उसकी चाल में वो गजब का आत्मविश्वास था और उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं। मैंने हैरान होकर पूछा, अरे दीदी, मैंने अभी आपसे बाहर माफी मांगी थी ना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और वैसे भी मेरी तो किसी और के साथ मीटिंग चल रही है। वांटिंग बड़े आराम से मेरे सामने खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे छोटे भाई, अभी तो हमारा सांछीन मिलन खत्म ही कहाँ हुआ है। मैंने कहा था ना कि गलतफहमियां एक नए सफर की शुरुआत होती हैं। और वैसे भी तुमने मेरे कमरे में आकर जो मेरी बेइज्जती की थी उसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। मैंने अपना सिर पकड़ लिया, हर्जाना? इसमें मेरी क्या गलती? वो तो गलती से मैं गलत रूम में आ गया था और मैंने वैसी बातें भी मजाक में बोल दी थी। वांटिंग ने मेरी एक न सुनी और कुर्सी खींचकर बैठ गई। लगता है हमें और भी गहराई से बात करनी होगी। मैंने घबराते हुए कहा, मैम, अभी तो मैं अपना असल काम करने आया हूं, क्या ये सही समय है? उसने मुझे देखते हुए बड़े दबंग अंदाज में कहा, देखो भाई, मुझे किसी को अपनी चीज छीनने से गुरेज नहीं है, और सच तो यह है कि मुझे बड़ी बड़ी बातें सुनना पसंद नहीं। मुझे तो सीधे शॉर्टकट लेना पसंद है। चलो अब बात शुरू करो। मुझे समझ आ गया कि ये महिला तो मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ऊपर से जिस लड़की से मिलने आया था वो भी वहां मौजूद थी। ये तो गजब की मुसीबत हो गई। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि मुझे लगा ये कोई मामूली बात नहीं है। ये महिला जो कह रही है वो पूरी गंभीरता से कह रही है। मैंने बगल में बैठी मिस शेन की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोला, मिस शेन, मुझे सच में बहुत अफसोस है। हालत कुछ ऐसे बन गए हैं कि हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, घर पे कह दीजिएगा कि मेरी ही गलती थी, आप पे कोई बात नहीं आएगी। मिस शेन ने बस एक ठंडी सांस ली और खामोश रही। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। तभी वांटिंग ने पास आकर कहा, अरे छोटे, आहें भरना बंद करो। जो मैंने अभी कहा उस पर जरा गंभीरता से सोचो। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, मैम, जरा तमीज और लिहाज का भी ख्याल रखें। आपने अभी मुझसे मिलना शुरू ही किया और सीधे मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं? इतना भी क्या अपनापन? मैंने थोड़ा और जोड़ते हुए कहा, देखिए, आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपको चाहने वालों की कमी नहीं होगी। फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मुझे बाहर किसी चौराहे पर उतार दें और हम अपनी अपनी राह चलें। दोबारा कभी ना मिलेंगे। वांटिंग ठहाका मारकर हंसी और बोली, माना कि तुम गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढना चाहते, लेकिन क्या तुम्हारे माता पिता भी ये समझेंगे? क्या वो इतने खुले विचारों के हैं कि तुम्हें हमेशा अकेले रहने देंगे? मुझे नहीं लगता। और अगर होते तो आज तुम्हें इस तरह जबरदस्ती किसी से मिलने के लिए नहीं भेजते, है ना? उसकी बात ने मुझे चुप करा दिया। वो सही कह रही थी। घर वालों का दबाव तो सच में बहुत है। इस महिला की बातों का कोई जवाब ही नहीं था मेरे पास। मैंने उसे ये तो नहीं बताया था कि मैं अपने दोस्त के लिए डमी बनकर आया हूं, लेकिन उसकी बात में वजन तो था। घर वाले तो वाकई शादी के लिए पीछे पड़े हुए थे। वांटिंग ने आगे अपनी बात रखी, देखो छोटे, मैं ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। हम बस दिखावे के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं ताकि घर वालों का दबाव खत्म हो जाए।
बाकी अपनी अपनी लाइफ में हम मज़े से रहेंगे, एक दूसरे की प्राइवेसी में दखल नहीं देंगे। बताओ कैसा आइडिया है? मैंने गौर किया। वो बहुत सुंदर और कामयाब थी। अगर मैं उसे घर ले जाता तो मम्मी पापा तो खुश हो ही जाते। ये एक पक्का विन विन डील थी। मैंने सोचा, चलो और क्या चाहिए? मैंने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, हम राजी हैं। वांटिंग खिलखिलाकर मुस्कुराई। तो पक्का रहा, आज से हम कपल हैं। अब औपचारिक परिचय तो हो जाए। मैं वांटिंग 26 साल की। अब नीचे उतरो छोटे मियाँ। मैंने अपना नाम बताया। मैं लिन बेई 25 साल का हूं। उसने चिढ़ाया, 25? अरे तब तो तुम सच में मुझसे छोटे हो। एक बार और दीदी कहकर बुलाओ ना। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये सब फालतू की बातें छोड़ो। वो फिर बोली, वैसे मुझसे पहले तुम कितनी बार शादी की बात चला चुके हो? क्या हुआ था उन लोगों का? मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुमसे क्या मतलब? और हाँ, आगे से ऐसा सवाल दोबारा मत करना। ये महिला तो हद कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। कार से उतरकर हम पार्किंग से बाहर निकले तो सामने एक आलीशान बंगला खड़ा था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी बड़ी जगह, ये तो पक्का बहुत बड़ी रईस निकली। मैंने घबराते हुए पूछा, रुको, तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? क्या मुझे आज ही तुम्हारे घर वालों से मिलवा रही हो? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बस तुम्हें रास्ता दिखा रही हूं ताकि अगली बार जब कोई काम पड़े तो तुम भटक न जाओ। क्यों? क्या हुआ? अंदर जाने से डर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें घर वालों का डर सता रहा है? मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। दीदी, बस करो, अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाना बंद करो। मैं डर नहीं रहा हूं। और हाँ, अंदर चलने से पहले यह तय कर लेते हैं कि मेरे काम धंधे के बारे में घर पे क्या बोलना है। मेरा जो भी काम है, मैंने उसे अपनी असलियत बताते हुए कहा, देखो, मेरा काम एक छोटा सा स्टार जैसा है। चेहरा मोहरा तो फिल्म स्टार वाला है, पर अभी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हूं। वो हंसकर बोली, एक छोटा सा स्टार? अगर तुम स्टार हो तो बॉडीगार्ड साथ क्यों नहीं रखते? वैसे मैंने तो तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। मैंने तपाक से जवाब दिया, दीदी, आप मुझे नहीं जानती तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो अभी बस उभरता हुआ कलाकार हूं। आप जैसी मशहूर हस्ती मुझे न जाने, ये तो होना ही था। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर मैंने भी उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक छोटी सी कंपनी की मालकिन है। मैंने मजाक में कहा, अच्छा, तो आप तो बहुत बड़ी बिजनेसमैन निकली। फिर तो आगे से आपकी ही छत्रछाया में रहना होगा, आप ही हमें संभालिएगा। हमारी बातचीत और भी आगे बढ़ी। हमने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लिया और आखिर में नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। थोड़ी देर बाद मैंने घड़ी देखी और कहा, दीदी, काफी देर हो गई है, अब मुझे निकलना चाहिए, घर भी जाना है। उसने मुझे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अभी जा रहे हो? आए तो अभी थे। मैंने मुस्कुराते हुए बहाना बनाया, दीदी, घर से माँ का फोन आ गया है, खाने का समय हो गया है। उसने फिर ऑफर दिया, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूं। मैंने मना कर दिया, नहीं शुक्रिया, मैं खुद चला जाऊंगा। सच तो यह था कि उसे भी काफी बुरा लग रहा था कि एक ऐसा मर्द जो उसे इतना दिलचस्प लगा, वो इतनी जल्दी जा रहा है। शाम ढल चुकी थी। वांटिंग अकेली अपने बड़े से बंगले में खाना खाने बैठी थी कि तभी उसकी माँ का वीडियो कॉल आ गया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा वांटिंग, खाना खा लिया? मैं बस अभी खाना ही खा रही थी। वांटिंग ने कहा, हाँ माँ, अभी बस खा ही रही हूं। माँ ने थोड़ा उदास होकर कहा, कभी घर भी आया कर, माँ के साथ थोड़ा वक्त बिताया कर। वांटिंग ने उसे दिलासा देते हुए बोला, माँ, आप तो जानती ही हैं, आजकल काम का कितना बोझ है, बहुत सारी शूटिंग और काम पेंडिंग है। फिर अचानक उसे ख्याल आया और उसने झिझकते हुए कहा, माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। माँ उत्सुक होकर बोली, हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? वांटिंग ने धीरे से कहा, कुछ नहीं माँ, बस ये बताना था कि मुझे एक लड़का मिल गया है, हम अब साथ हैं। माँ की आवाज में खुशी दौड़ गई, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है बेटा। उस लड़के का नाम क्या है? माँ ने एक के बाद एक सवाल दाग दिए। कितने साल का है? क्या काम करता है? वांटिंग ने बड़े मजे से जवाब दिया, उसका नाम लिन बेई है, 25 साल का है, उसकी अपनी एक छोटी सी कंपनी है, और रही बात उसकी, तो वो मुझे काफी पसंद है। माँ खुशी से चहक उठी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से मौका निकालकर उसे घर लेकर आना, मैं देखना चाहती हूँ। वांटिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ, जैसे ही फुर्सत मिलती है मैं उसे जरूर लेकर आऊंगी। कॉल कटने के बाद देर रात हो चुकी थी। वांटिंग अपने आलीशान बेडरूम में बड़े से बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई थी और अपने फोन से खेल रही थी। उसकी नजरें लिन बेई की प्रोफाइल पिक्चर पर टिकी थीं, जो बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसने सोचा, वाह, बॉयफ्रेंड बने एक दिन भी नहीं हुआ और अभी से कोल्ड शोल्डर नजरअंदाज करना दिखा रहे हो। रुको बेटा, आज तुम्हें ऐसा मैसेज करती हूं कि तुम खुद चलकर मेरे पास आओगे।
उसने अपनी एक बेहद खूबसूरत और हॉट फोटो लिन बेई को भेज दी और नीचे लिखा, क्या हमें भी ऐसी गर्लफ्रेंड मिल सकती है? क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? उधर लिन बेई का फोन बजते ही उसकी नींद उड़ गई। उसने जैसे ही फोटो देखी उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत रिप्लाई किया, दीदी ये क्या कर रही हो, ये तो गलत है। वांटिंग ने हंसते हुए टाइप किया, चलो छोड़ो मजाक, अब काम की बात करते हैं। मेरी माँ को पता चल गया है कि वांटिंग ने झट से बात आगे बढ़ाई। मेरी माँ को पता चल गया कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। अभी वीडियो कॉल पे वो जिद कर रही थी कि उन्हें देखना है कि उनका होने वाला दामाद कैसा दिखता है। मैंने घबराते हुए कहा, अरे दीदी अभी तो आज पहला ही दिन है, इतनी जल्दबाजी किस बात की? और ये तो वीडियो कॉल ही है ना, अभी असल में तो नहीं मिल रहा। वांटिंग ने कहा, कल शाम 5 बजे का टाइम फिक्स हुआ है, तुम्हें मेरे घर आना होगा, हम वीडियो कॉल करेंगे और मम्मी तुम्हें देख लेंगी। मैंने भी मजाक में कहा, ठीक है मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, अब देखते हैं मैं तुम्हारी मम्मी की उम्मीदों पर खरा उतर पाता हूं या नहीं। वांटिंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरे ऊपर है, देख लेना अपना। मैंने शरारत में कहा, फिक्र मत करो, मैं तो उस दिन सीधे माँ कहकर ही बात शुरू करूंगा। इतना सुनते ही वांटिंग के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने चिढ़कर मैसेज किया, किसने कहा कि मैं तुम्हें माँ बुलाने की इजाजत दे रही हूं? ज्यादा खुश मत हो, कल शाम को मिलते हैं, देर बिल्कुल मत करना। अगले दिन शाम को मैं वांटिंग के घर के दरवाजे पर खड़ा था और मैंने घंटी बजाई। वांटिंग ने दरवाजा खोला और मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, आ गए तुम? वैसे आज तो काफी हैंडसम लग रहे हो, लेकिन फिर भी तुम लेट हो। मैंने मुस्कुराते हुए अपना बचाव किया, अरे दीदी तुमने ही तो कहा था कि आराम से आना, और अब खुद कह रही हो कि लेट हूं, ये तो नाइंसाफी है। मैंने मजाक में अपनी गर्दन खुजलाते हुए कहा, भाई ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई। वो तपाक से बोली, ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने तुम्हें यहां आने के लिए गिड़गिड़ाकर बुलाया है, अगर कोई और होता तो कब का आ चुका होता। हम अंदर गए और सोफे पर बैठ गए। वांटिंग ने आज जेके स्कूल यूनिफॉर्म स्टाइल ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थीं। मैंने खुद को संभाला और जल्दी से बात बदल दी, ये बताओ आंटी का कॉल कब आएगा? उसने मुझे घूरते हुए कहा, 7 बजे। और क्या देख रहे हो, कभी किसी को भूख नहीं लगती क्या? मैंने हैरान होते हुए पूछा, क्या गॉडेस देवी भी भूखी होती हैं? मुझे लगा तुम लोग तो सिर्फ डाइटिंग और वजन घटाने के चक्कर में ही रहती हो। वो भड़कते हुए बोली, भाई भूख तो सबको लगती है, चलो चुपचाप बैठो, मैं खाना ऑर्डर कर रही हूं। मैंने ताना मारा, वाह अपने बॉयफ्रेंड को पहली बार घर बुलाकर बाहर का खाना खिलाओगी? मैं तो सोच रहा था कि तुम घर का बना हुआ कोई शानदार खाना खिलाओगी। मैंने हंसते हुए कहा, बाहर का खाना तो आखिर बाहर का ही है, कितना भी महंगा होटल हो, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ पकाऊं? वांटिंग हैरान होकर बोली, तुम्हें खाना बनाना आता है? मैंने कहा, कोशिश करूंगा, वैसे भी तुम्हारे फ्रिज में सब कुछ तो भरा पड़ा है। ये देखकर हैरानी हुई। मैं रसोई में गया और काम शुरू कर दिया। मेरी हरकतें बिल्कुल किसी प्रोफेशनल शेफ जैसी थीं। नूडल्स को सही तरह से उबालना, उन्हें ठंडे पानी से धोना, जैतून के तेल में बीफ को मैरिनेट करना और झींगा मछली लॉबस्टर को संभालना। मैं बिल्कुल शांत और मंझे हुए अंदाज में सब कर रहा था। वांटिंग पास खड़ी मुझे बस देखे जा रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी पीठ को देखते हुए उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जो उसने बहुत समय से नहीं की थी। तभी मैंने पलट कर देखा और मजाक किया, दीदी ऐसे क्या घूर रही हो, चेहरे पर कुछ लगा है क्या? वो सकपका गई और बोली, ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम कहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं रहे। थोड़ी ही देर में 2 बाउल गर्मा गर्म लग्जरी बीफ और सी फूड नूडल्स मेज पर थे। खुशबू इतनी शानदार थी कि वांटिंग ने एक निवाला लेते ही कहा, वाह ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। वो मजे से खाने लगी तो मैंने छेड़ते हुए कहा, क्या देख रही हो, कभी किसी देवी को खाना खाते नहीं देखा? वो झेंप कर बोली, एक छोटे से चूहे की तरह खाना खाते हुए पहली बार देख रही हूं, अब घूरना बंद करो। ये बताओ ये सब सीखा कहां से? कहीं किसी लड़की के लिए तो नहीं सीखा था? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, दीदी आप क्या सोच रही हैं, क्या मैं बिना किसी वजह के हुनरमंद नहीं हो सकता? मेरा तो ये कुदरती टैलेंट है। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी बातें मुझे हर बार हैरान कर देती हैं। मुझे वाकई मजा आ रहा है, अब देखती हूं आगे क्या होता है। शाम के 7 बजते ही हम दोनों स्टडी रूम में पहुंच गए। वांटिंग ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था, बस मेरी माँ से बात कर लेना और जैसा हमने तय किया था वैसा ही बोलना। मैंने सिर हिलाया। स्क्रीन पर कॉल जुड़ी। हेलो वांटिंग बेटा, कैसी हो, खाना खाया? वांटिंग ने बड़े प्यार से कहा, हाँ माँ मैंने खाना खा लिया। लिन बेई ने आज अपने हाथ से नूडल्स बनाए थे, बहुत ही लाजवाब थे। उसकी माँ खुश होते हुए बोली, अरे वाह लिन बेई, लड़का तो बड़ा गुणी निकला। चलो जल्दी से उसे सामने लाओ, मुझे भी तो देखना है कि मेरा होने वाला दामाद कैसा दिखता है। मैंने झिझकते हुए स्क्रीन की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते आंटी जी, मैं लिन बेई हूं। आंटी मुझे देखते ही खिल उठी, अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, खुश रहो बेटा, तुम मुझे आंटी कह सकते हो। मैंने मुस्कुराहट के साथ कहा,
जी आंटी जी, धन्यवाद। आंटी ने सीधे काम की बात छेड़ी। तो बेटा लिन बेई, ये बताओ, तुम्हें मेरी वांटिंग कैसी लगती है? मैंने वांटिंग की तरफ एक नजर डाली और फिर स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, आंटी जी, मुझे तो वांटिंग सच में बहुत ही। मैंने पूरी ईमानदारी और समझदारी से जवाब दिया, आंटी जी, वांटिंग बहुत ही बेहतरीन है। वो दिखने में तो लाजवाब है ही, पर उसका स्वभाव भी बहुत नरम और सुलझा हुआ है। मेरी ये बात सुनकर झांग झिलान वांटिंग की माएँ काफी खुश हुईं। उन्होंने मुझसे कुछ और सवाल भी पूछे, जिनका मैंने बड़ी चतुराई और तसल्ली से जवाब दिया। आखिर में वो बोली, चलो बेटा, अब मैं तुम दोनों का समय ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगी। तुम लोग मजे करो, अब मैं फोन रखती हूं। मैंने हाथ हिलाकर कहा, जी आंटी, बाय बाय। कॉल खत्म होते ही वांटिंग ने मुझे घूर कर देखा। मैंने मजाक में उसका हाथ थामने की कोशिश की तो वो तुरंत झटकते हुए बोली, अरे, ये हाथ छोड़ो अपना। कौन तुम्हारे साथ खेल रहा है? ये सब तो सिर्फ नाटक का हिस्सा था। मैंने मन में सोचा, भाई, ये लड़की तो बहुत ही आक्रामक है। मैंने कहा, ठीक है, मैं तो अब घर जा रहा हूं। रात के 9 बज चुके हैं। वो थोड़ी हैरान होकर बोली, अभी जा रहे हो? इतनी जल्दी? मैंने साफ मना कर दिया, नहीं, अब और नहीं रुकना। शुक्रिया और अलविदा। जब मैं बाहर जाने लगा तो उसने मुझे आवाज दी, लिन बेई, रुको। मैंने पलट कर पूछा, क्या हुआ? वो थोड़ा नरम होते हुए बोली, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए शुक्रिया। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगली बार जब मेरी बारी आएगी तो तुम भी अच्छा सा परफॉर्मेंस देना। वो शरारती अंदाज में हंसकर बोली, अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? कहीं मैं तुम्हारी पोल न खोल दूं। वो हंसकर बोली, अच्छा, तुम मेरी पोल खोलोगे? हिम्मत कैसे हुई? बात यहीं खत्म हुई थी कि तभी उसका फोन बज उठा। वांटिंग का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। दूसरी तरफ से उसकी असिस्टेंट परेशान आवाज में बोल रही थी, मैम, फनहुआ फिल्म्स की तरफ से बहुत बुरी खबर है। उन्होंने अचानक हमारे साथ सारे प्रोजेक्ट्स और डील्स रोक दी हैं और हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया। वांटिंग हैरान रह गई, क्या? अभी तो सब कुछ फाइनल हो गया था, अचानक ऐसा कैसे हो गया? असिस्टेंट ने कहा, मैम, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो लोग कुछ भी साफ नहीं बता रहे, बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वांटिंग आग बबूला हो गई, ये तो सरासर बदतमीजी है। चलो, अभी के अभी फनहुआ फिल्म्स चलते हैं। हम दोनों तुरंत वहां पहुंचे। वांटिंग ने गुस्से में उन लोगों से पूछा, मिस्टर कियान, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बिना किसी ठोस वजह के आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ सकते हैं? ये तो सीधे सीधे धोखाधड़ी है। वहां के बॉस कियान ने बड़े ही ठंडे और अकड़ू अंदाज में जवाब दिया, मिस, जरा अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। यह फैसला हमारी अंदरूनी मीटिंग में लिया गया है और हमें आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। वांटिंग ने किसी तरह खुद को शांत रखा और पूछा, मिस्टर कियान, मैं मानती हूं कि आपकी मीटिंग हुई होगी, लेकिन क्या आप कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि अचानक इस पार्टनरशिप को खत्म करने का ठोस कारण क्या है? वो बस मुस्कुराते रहे और कोई जवाब नहीं दिया। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा था। मिस्टर कियान ने बड़ी बेरुखी से कहा, मिसेस यांग वांटिंग, मुझे लगता है कि आपकी काबिलियत अब इस काम के लायक नहीं रही, इसलिए हमने ये फैसला लिया। ये सुनकर मैं और वांटिंग दोनों ही दंग रह गए। मैंने तपाक से कहा, मजाक कर रहे हैं क्या? अगर वांटिंग की काबिलियत पर सवाल उठ रहा है तो फिर इस इंडस्ट्री में काम करने लायक और कौन बचा है? क्या आप उस गु यान रान कु येनन की बात कर रहे हैं? तभी पास खड़ी ली शियांग ने आग में घी डालते हुए कहा, जियांग वांटिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब मेरी ही सोची समझी चाल है। दरअसल माजरा ये था कि गु यान रान, जो खुद को बहुत बड़ी अदाकारा समझती थी, वो वांटिंग की खूबसूरती और उसके टैलेंट से अंदर ही अंदर जलती थी। जो मुकाम हासिल करने में उसे 10 साल लग गए थे, वांटिंग ने सिर्फ 3 साल में ही वो सब पा लिया था। यहां तक कि एक अवार्ड फंक्शन में भी उसने वांटिंग को अपने सामने झुकते हुए देखा था। उसने अपने रसूख का इस्तेमाल करके फनहुआ फिल्म्स के साथ वांटिंग के सारे प्रोजेक्ट्स खरीद लिए थे। उसका मकसद साफ था, वांटिंग को बिना किसी काम और प्रोजेक्ट्स के खाली कर देना, ताकि वो भी एक तरह से बैन फोजा हो जाए। वांटिंग ने गहरी सांस ली और बड़े शालीन तरीके से मुझसे कहा, समझ गई मैं सब कुछ। चलो लिन बेई, यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है। वांटिंग थोड़ा परेशान थी, लेकिन मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, यहां काम नहीं है तो क्या हुआ, दुनिया बहुत बड़ी है, हम किसी और कंपनी से बात कर लेंगे। वो बोली, मैं डरी नहीं हूं, बस इस बात से हैरान हूं कि उन्होंने काबिलियत जैसा बेतुका बहाना कैसे बना लिया। मैंने उसे शांत किया, छोड़ो यार, इसे एक छुट्टी समझो। वैसे भी इंडस्ट्री में 3 बड़ी कंपनियां हैं, कियांगशैंग मीडिया, फनहुआ और रोंगशैंग। फनहुआ ने तो अपनी असलियत दिखा दी, अब हम रोंगशैंग से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वांटिंग ने कहा, हाँ, लेकिन कियांगशैंग मीडिया सबसे बड़ी है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ऊपर लेवल का काम करना होगा। वो अपने काम में लग गई और मैं अपने कमरे में जाकर गेम खेलने लगा। तभी मेरा फोन बजा। मैंने अनजान नंबर देखकर उठाया। जी, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई,
क्या हम लिनडोंग मिस्टर लिन से बात कर रहे हैं? मैं क्यांगशिंग ग्रुप से बोल रहा हूं। मैं हैरान रह गया। जी जी बोलिए। वो बोले, लिनडोंग, हम चाहते हैं कि आप अभी हमारे ऑफिस आएं, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। मैंने फौरन कहा, जी मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाऊंगा। मैंने फोन रखा और तुरंत एक शानदार सूट पहनकर तैयार हो गया। उधर क्यांगशिंग के ऑफिस में सब आपस में फुसफुसा रहे थे। सुना है आज हमारे कंपनी में कोई नए बॉस आ रहे हैं, कोई नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं। उन्हें क्या पता था कि वो नया बॉस मैं ही हूं। ऑफिस के गलियारों में चर्चा जोरों पर थी। सुना है नए प्रेसिडेंट साहब बहुत हैंडसम है। मैं जैसे ही कियांगशेंग मीडिया के गेट पर पहुंचा, स्वागत के लिए लोग मौजूद थे। लिन सर, आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको मीटिंग रूम तक ले चलता हूं। मीटिंग रूम के अंदर 4 बड़े अधिकारी पहले से ही बैठे थे। मेरे अंदर आते ही सब खड़े हो गए। लिन सर आ गए। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। मैं अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। वैसे तो मुझे कंपनी के अंदरूनी काम का ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा। थोड़ी देर बाद एक अधिकारी मिस्टर लियू ने मुझसे पूछा, लिन सर, कंपनी के भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है? मैंने सोच समझकर कहा, मिस्टर लियू, मुझे लगता है कि बेवजह जोखिम उठाने से बेहतर है कि हम अपनी जड़ें मजबूत करें, अच्छी प्रतिष्ठा बनाएं और बेहतरीन कलाकारों को साइन करें। अगर हम क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो कंपनी अपने आप आगे बढ़ेगी। मेरा जवाब सुनकर सबने सिर हिलाया। मिस्टर लियू बोले, बहुत बढ़िया एनालिसिस है, हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। अच्छा लिन सर, क्या आपकी जान पहचान में कोई ऐसे उम्दा कलाकार हैं जिन्हें आप हमें रिकमेंड कर सकें? मैंने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, एक स्टार को मैं जानता हूं, वो काफी अच्छी हैं। उन्होंने पूछा, कौन है वो? मैंने कहा, जियांग वॉन्टिंग। उनका चेहरा उतर गया। क्या? वही जियांग वॉन्टिंग जिसे अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया है? देखिए, वॉन्टिंग का कोई विवादित इतिहास तो नहीं है, ये सच है, लेकिन वो अभी उस स्तर की कलाकार नहीं है जिसे कियांगशेंग जैसा बड़ा बैनर साइन करे। मैंने बस एक ठंडी मुस्कान के साथ उनकी बात सुनी। उन्हें क्या पता था कि मैं किस तरह की गेम खेल रहा हूं। मैंने मजबूती से अपनी बात रखी। कावी स्तर कोई बड़ी समस्या नहीं है। हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम उसे सुपरस्टार बना सकते हैं। और अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना देना पड़े तो वो भी हम ही देंगे। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि वॉन्टिंग को हाल ही में निकाला गया है। मैं तो बस उसे मौका देना चाहता था। मिस्टर लियू ने मेरी बात मान ली। ठीक है लिन सर, मैं इस पे काम शुरू कर देता हूं। मीटिंग खत्म हुई ही थी कि वॉन्टिंग का मैसेज आया, लिन बेई, जल्दी मेरे घर आओ। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतना क्या जरूरी है? उसका जवाब आया, बहुत जरूरी है, यहां आकर ही बात करेंगे, जल्दी आओ। मुझे लगा कोई बड़ी मुसीबत हो गई है। दरअसल वॉन्टिंग कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद से बहुत परेशान थी और उसका मन सिर्फ मेरे हाथ का बना खाना खाने का था। इसीलिए उसने ये नाटक किया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने सूट पहन रखा था। वो बोली, वाह, आज तो बड़े फॉर्मल लग रहे हो। कोई बड़ी मीटिंग थी क्या? और मुझे इतनी जल्दी घर क्यों बुलाया? मैं अंदर गया और बोला, हाँ, मीटिंग थी। अब बताओ, क्या बात इतनी रहस्यमयी है कि मुझे भाग कर आना पड़ा? वो थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, लिन बेई, अगर मैं बोलूंगी तो तुम गुस्सा मत होना। मैंने कहा, बोलिए, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। वो दबी आवाज में बोली, दरअसल मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि मेरा तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने का मन कर रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया। इतनी सी बात के लिए इतना ड्रामा। उसकी सादगी और परेशानी को देखकर मेरा गुस्सा तो वैसे भी नहीं आने वाला था। मैंने सिर पकड़ लिया। क्या, सिर्फ खाने के लिए? तुम्हें पता है कितनी बारिश हो रही है बाहर? और ऐसी बातें करके मुझे फंसा रही हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो और मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़े। वो मजाक में बोली, जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। उस दिन तुमने मुझे वो खाना खिलाकर मेरी आदत जो बिगाड़ी है, उसकी सजा तो तुम्हें ही भुगतनी होगी। मैंने हार मान ली और बोला, ठीक है ठीक है, मैं खाना बना देता हूं। मैं रसोई में गया और खाना बनाने लगा। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। मैं कुकिंग करते करते खो गया तो वो बोली, लिन बेई, क्या कर रहे हो? खाना बनाते बनाते कहां खो गए? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है दीदी। तो होने दो ना, बारिश से क्या डरना, तुम खाना तो बनाओ, तब तक बारिश थम जाएगी। थोड़ी देर में मैंने 4 बेहतरीन डिश और एक सूप मेज पर सजा दिया। स्टीम्ड सी बास, लाल मिर्च वाले मीट बॉल्स, फ्राइड पोर्क और फिश फ्लेवर्ड पोर्क, साथ में सी कुकुम्बर और बर्ड्स नेस्ट सूप। खाना देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वाह, कितना शानदार खाना है, काश तुम हमेशा मेरे लिए ऐसे ही खाना बनाते। वो इतनी भूखी थी कि टूट पड़ी। मैंने हंसते हुए कहा, आराम से खाओ दीदी, कोई छीन नहीं रहा। वो झेंपते हुए बोली, वो आज बहुत भूख लगी थी, तुम गलत मत समझना, मैं रोज ऐसी नहीं हूं। खाना खत्म होते होते हम दोनों का पेट भर चुका था, लेकिन बाहर बारिश और भी तेज हो गई थी। तभी मेरा फोन बज उठा। माँ का कॉल था। मैंने फोन उठाया। जी माँ? माँ ने कहा, बेटा,
बाहर बहुत तूफानी बारिश है, वापस आने की कोशिश मत करना, बहुत खतरा है। आज रात वहीं जियांग वांटिंग के घर ही रुक जा। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? माँ ने मेरी बात बीच में ही काट दी। बेटा, घर के दरवाजे बंद कर लिए हैं मैंने, अब मैं सो रही हूँ, कल बात करना। और उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने फ़ोन नीचे रखा और बगल में बैठी जियांग वांटिंग की तरफ देखा। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं हिचकिचा रहा था कि रात रुकने वाली बात कैसे कहूं। तभी वो खुद ही बोल पड़ी, बाहर इतनी तेज बारिश है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा, क्यों ना तुम आज रात यहीं रुक जाओ। मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, जैसा तुम कहो। रात को मैंने एक कमरे में जाकर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लिन बेई, क्या तुम सो गए हो? मैं हड़बड़ा गया। इतनी रात को इसे क्या हो गया? मैंने जवाब दिया, हाँ, सो गया हूं। उसे उम्मीद थी कि मैं उसे अंदर आने के लिए कहूंगा, लेकिन मेरे मना करने पर वो तिलमिला गई। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और अंदर चली आई। मैंने बिस्तर पर उठकर बैठते हुए कहा, दीदी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? सोने का इरादा नहीं है क्या? उसने बस एक हूं में जवाब दिया और मेरे पास बैठ गई। मैंने पूछा, चलो अब बताओ, इतनी रात को यहां आने का क्या मकसद है? वो थोड़ा झेंपते हुए बोली, सच कहूं तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो नींद नहीं आ रही तो क्या हम यहां बैठकर सिर्फ खामोशी की बातें करेंगे? वो मेरी तरफ देखकर शरारती अंदाज में बोली, लिन बेई, ये बताओ, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? क्या तुम्हें उल्दा दबंग या ओने सान टाइप लड़कियां पसंद हैं? उसकी बात का मजाक और गंभीरता दोनों ही मेरे सिर के ऊपर से जा रहे थे। मैंने कहा, मुझे तो वैसी लड़कियां पसंद हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत हों और जिनका फिगर भी शानदार हो। यह सुनकर जियांग वांटिंग के चेहरे पर थोड़ी लाली छा गई। उसे लगा कि मैं उसी की बात कर रहा हूं। वो थोड़ी शर्मा गई और फिर बोली, अच्छा, अब तुम्हारी बारी। तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मैंने मजाक में कहा, मुझे तो ऐसा लड़का पसंद है जो दिखने में हैंडसम हो, जिसकी बॉडी फिट हो और जिसे लाजवाब खाना बनाना आता हो। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे दीदी, ये सब तो मुझ में है, कहीं तुम मुझसे एक तरफा प्यार ऑनलाइन तो नहीं करती? वो झेंप कर बोली, हट, ज्यादा सपने मत देखो। हम यूं ही बिना किसी मकसद के बातें करते रहे, पर अजीब नहीं लग रहा था। धीरे धीरे माहौल थोड़ा गंभीर हुआ तो उसने मुझसे पूछा, लिन बेई, अगर मैं एक स्टार न होती तो तुम्हें क्या लगता, मैं कैसी होती? ये अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? उसने ठंडी आह भरी, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री से बैन फूसा कर दिया गया है। क्या बैन कर दिया? क्या तुम मुझे पूरी बात बता सकती हो? उसने अपना सिर हिलाया और शायद काफी समय से जो बोझ उसके दिल पर था वो उसने मुझे बता दिया। उसने वो पूरी कहानी सुना दी कि कैसे साजिश के तहत उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। तो ये बात है, क्या तुम्हें पता है कि इसके पीछे कौन है? उसने कहा, नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। तभी वो अचानक उठकर बोली, ठीक है, अब मुझे सोने जाना है। वो इतनी बेफिक्र थी कि उसे ये भी नहीं लगा कि वो एक मर्द के कमरे में है। उसके शरीर से एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मैंने खुद को समझाते हुए कहा, लिन बेई, भाई कंट्रोल कर, तुझे खुद को संभालना है। तभी वो दरवाजे से मुड़ी और बोली, लिन बेई, मुझे फिर से वही सीफूड नूडल्स खाने हैं। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है? सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाहर की मूसलाधार बारिश थम चुकी थी। वांटिंग अभी भी गहरी नींद में थी। वो सी फूड नूडल्स के सपने देख रही होगी। मैंने मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाया और सीधे मिस्टर लियू को कॉल लगाया। मिस्टर लियू, मैं लिन बेई बोल रहा हूं। मेरा फैसला पक्का है। जियांग वांटिंग को कियांग शेंग मीडिया के साथ साइन करना है। उसके सारे प्रोजेक्ट्स और रिसोर्सेज की जिम्मेदारी मेरी होगी। मिस्टर लियू ने थोड़े संकोच से पूछा, लिन सर, क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? यह एक बड़ा फैसला है। मैंने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल पक्का, काम शुरू कीजिए। उधर वांटिंग की नींद खुली। उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया तो वो हैरान रह गई। उसने सोचा, अरे, मैं तो कल रात लिन बेई के कमरे में सो गई थी, यहां कैसे आ गई? उसे धीरे धीरे याद आया कि लिन बेई ने उसे उठाकर उसके कमरे में लाकर लिटाया था। उसकी धड़कनें बढ़ गईं। अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के ने उसे गोद में उठाया था। वो बाहर आई तो देखा कि मैं नाश्ते की तैयारी में लगा था। उसने धीरे से कहा, लिन बेई, तुम इतनी जल्दी उठ गए? वैसे अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं। मैंने तंज कसा, 9 बज गए हैं और तुम कह रही हो जल्दी है? नाश्ता तैयार है, आ जाओ। वो बोली, वाह, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे सी फूड नूडल्स खाने का मन है? मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा। सिर्फ यही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि तुम नींद में क्या क्या बड़बड़ाती हो। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। तुम सोते वक्त अपना मुंह काफी ऊंचा कर लेती हो, बिल्कुल किसी नखरे वाली बच्ची की तरह। वो झेंप गई और चिढ़कर बोली, झूठ बोल रहे हो। चलो, नाश्ता बनाया है तो तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर लेती हूं। खाना खाने के बाद मैं अपने घर निकल गया और जियांग वांटिंग अपनी असिस्टेंट ली शियाओ के साथ नई कंपनी तलाशने निकल पड़ी। उन्होंने रोंग शेंगे फिल्म्स को चुना था,
जो फन हुआ फिल्म से एक दर्जे नीचे थीं। उन्हें लगा था कि यहां तो बात बन ही जाएगी, पर जैसे ही वो वहां पहुंची उन्हें फिर से एक कड़वा झटका मिला। कंपनी के मैनेजर ने सीधे मना कर दिया। माफ कीजिएगा मिस ज़ियांग, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। वांटिंग हैरान होकर बोली, क्यों? कोई ठोस कारण तो बताइए। मैनेजर मन ही मन सोच रहा था, काश मैं बता पाता। वांटिंग जैसी खूबसूरत और प्रतिभावान अभिनेत्री मुझे भी बहुत पसंद थी, लेकिन क्या करूं? ऊपर से ही सख्त आदेश आए हैं कि उसे किसी भी हाल में साइन नहीं करना है। वो बस चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। मैनेजर ने रूखेपन से कहा, बस अब आप यहां से जा सकते हैं। वांटिंग गुस्से में तमतमा गई, हमें कारण बताओ। हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। उसकी असिस्टेंट ने वांटिंग को हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, मैम चलिए यहां से, इन लोगों के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगले कुछ घंटों तक हम बड़ी और छोटी हर तरह की फिल्म और प्रोडक्शन कंपनी के चक्कर काटते रहे, लेकिन हर जगह से हमें एक ही जवाब मिला, ना। वांटिंग मायूसी में बुदबुदाने लगी, इन सब की हिम्मत कैसे हुई? ये छोटी कंपनियां भी अब हमें नखरे दिखा रही हैं। तभी अचानक वांटिंग का फोन बजा। उसने फोन उठाया और पूछा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हम ज़ियांग वांटिंग जी से बात कर रहे हैं? हम कियांग शेंग मीडिया से बोल रहे हैं। वांटिंग को लगा कि शायद ये भी उसे मना करने के लिए फोन कर रहे हैं। उसने चिढ़कर कहा, क्या? उधर से जवाब आया, हम आपके साथ होसा कोलैबोरेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। वांटिंग को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो हैरान होकर चिल्लाई, क्या कहा आपने? कियांगशेंग मीडिया? क्या आप वाकई मुझे साइन करना चाहते हैं? अभी तो मेरा लेवल काफी इतना नहीं है कि मैं आप जैसे बड़े बैनर के साथ काम कर सकूं।